नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम तीरथ ने दी मातृशक्ति को शानदार सौगात। कुंभ और पूर्णगिरी मेले में आने वाले उत्तराखंड की महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की मिलेगी सुविधा। तीरथ रावत ने त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला बदला। अब 1 ही रुपए में नहीं बल्कि 100 रुपए में मिलेगा पानी का कनेक्शन। एक सामान का किया शुल्क। आईआईटी रुड़की में फूटा कोरोना बम। कोरोना संक्रमित छात्रों की संख्या में इजाफा, संख्या बढ़कर हुई 89। नदी नालों पर प्लाटिंग करने के मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और डीएम को फटकारा, निर्माण पर लगाई रोक। देहरादून में उपनल कर्मचारियों का आंदोलन जारी। 46वें दिन में पहुंचा कर्मचारियों का आंदोलन। कर्मचारियों के समर्थन में सूर्यकांत धस्माना। हरिद्वार में शाही स्नान के लिए कुंभ क्षेत्र में 8 से 15 अप्रैल तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद। सरकार ने जारी किया नया रूट प्लान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। आईआईटी रुड़की में लगातार बढ़ रहा संक्रमितों की संख्या। 29 और छात्र पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। अब तक 89 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिसर के 5 हॉस्टल को भी सील किया गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कोरोना बम फूटा है आईआईटी रुड़की में। 3000 छात्र कैंपस में मौजूद हैं। आईआईटी रुड़की में लगातार बढ़ रही है संक्रमितों की संख्या। 29 और छात्र पाए गए हैं कोरोना संक्रमित। अब तक 89 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिसर के 5 हॉस्टल को सील भी किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मातृशक्ति को एक शानदार सौगात दी। कुंभ के मुख्य पर्व दिवसों में यहां महिलाओं को उत्तराखंड परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। मातृशक्ति के सम्मान की दिशा में मुख्यमंत्री ने यह अहम कदम उठाया है। तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर हरिद्वार आने वाली महिलाओं के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में आवाजाही की निःशुल्क सुविधा की जा रही है। खबर देहरादून से, जहां सतपाल महाराज के केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने सलाह के अनुसार 2030 में एक विशाल फुल प्लेस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। वहीं सतपाल महाराज ने कहा कि वह उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने के लिए पहल कर चुके हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट सीधा हरिद्वार सहित चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को आसानी से होंगी। वहीं विदेश में रहने वाले भारतीयों को अपने पितरों का श्राद्ध आदि धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए सीधा उत्तराखंड आ सकते हैं। मेरा ये मानना है कि 2030 के अंदर हमारे उत्तराखंड के अंदर एक विशाल फुल फ्लेज इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए, जिसमें फ्लाइट्स वैंकूवर, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन से उड़ करके सीधे हमारे उत्तराखंड में उतरें और हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार, जो हमारी धर्म नगरी है, इसका विकास हो। उस फ्लाइट्स के अंदर योगा फ्लाइट्स हो सकती हैं, चारधाम फ्लाइट्स हो सकती हैं, एडवेंचर फ्लाइट्स हो सकती हैं और बहुत सी फ्लाइट्स हमारी हो सकती हैं। खास करके जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं वो अपने पितरों का अस्थि विसर्जन के लिए भी यहाँ आ सकते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित बिंदु खताब में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों सैनिकों और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का देश की सुरक्षा में अहम योगदान है और सैनिकों के शौर्य और पराक्रम के दम पर ही हमारा देश सुरक्षित दिशा में आगे बढ़ रहा है। शहीदों के सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और मैं अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम इस जिले में रखा है। जितने भी शहीद परिवारों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे सेना में जिन लोगों ने जो है अजित्य साहस और परिश्रम का जो है भारत की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनके परिवारजनों को सम्मानित किया जाएगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून नदी नालों खालों को बंजर भूमि को परिवर्तित कर प्लाटिंग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नदी भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
जिलाधिकारी देहरादून से मौका मुआयना कर 3 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। आपको बता दें कि देहरादून निवासी अजय नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि देहरादून में सहस्त्रधारा सड़क किनारे नदी, नालों और खालों और बंजर भूमि की परिवर्तित करके प्लाटिंग करने के बाद बेचा जा रहा है। सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने 7 अप्रैल 2021 तक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को 3 बातें करने के लिए कहा था। पहला, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा था ये प्लॉटिंग कहाँ हुई है। दूसरा, कहा था कि किन अधिकारियों की शह पर हुई है। और तीसरा, कहा था उन पर क्या कार्रवाई होगी। ये माननीय उच्च न्यायालय को एमडीडीए ने रिपोर्ट के माध्यम से 7 अप्रैल 2021 तक बताना था, पर वह यह करने में विफल रही, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई और जिला अधिकारी देहरादून और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के वीसी को कहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से जाकर उस क्षेत्र का मुआयना करें और देखिए कि क्या गड़बड़ चल रही है। और बीजापुर से इस बीच एक खबर आपको बताने जा रहे हैं। खबर बीजापुर से है। नक्सली हमले में अगवा किया गया जवान रिहा हुआ है। खबर बीजापुर से। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास रिहा किए गए हैं। खबर बीजापुर से आपको बता रहे हैं। नक्सली हमले में अगवा किए गए जवानों को रिहा किया गया है। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को रिहा किया गया। बीते दिनों मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था और उसके बाद उनको रिहा किया। जंगल के रास्ते वापस आ रहे हैं राकेश्वर सिंह मनहास। आने के बाद राकेश्वर सिंह की मेडिकल जांच होगी। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बीते दिनों मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था और फिलहाल उन्हें रिहा किया गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। राकेश्वर सिंह मनहास इस वक्त अपने साथियों के साथ है, लेकिन उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। लेकिन लोगों में खुशी है, वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बीते दिनों मुठभेड़ के बाद नक्सलियों ने अपहरण कर लिया था। मेडिकल जांच के बाद हेलीकॉप्टर से लाए गए हैं रायपुर। सुरक्षित हमारे पास आ गए। सो फर्स्ट कंफर्मेशन और क्या बताया ठीक है बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो कैसा लग रहा है अब आपने खुद जैसे कंफर्म हो गया है, आप क्या आई एम सो हैप्पी। बहुत खुशी है आज मेरे को। मेरा बेटा आज देख रही हूँ मैं उसको अपने आंखों से। आ गया मेरा बेटा, बहुत खुशी हुई मेरे को। तो काफी जो कोशिशें हुई सरकार की तरफ हाँ से सब, हाँ सरकार ने बहुत कोशिश की और भगवान का भी धन्यवाद, सरकार का भी धन्यवाद। और शहनवाज बीजापुर से हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। शहनवाज, नक्सली हमले में अगवा किए गए जवान को रिहा कर दिया गया। परिवार के लोगों में खुशी जो थोड़ी देर पहले हमने सुना, फिलहाल क्या ताज़ा जानकारी है? जी बिल्कुल सर, बता दें जो हमारे जवान जिन्हें नक्सलियों ने पकड़ा था, उन्हें 4 बजे के आसपास उन्हें छोड़ दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पता चला कि 4 मदरसों में उनकी रिहाई हुई है। जब रिहाई हुई है तो उनके लिए रिटायर्ड जो शिक्षक हैं और आदिवासी हलबा आदिवासी जो समाज है, उनके जो लोग थे, धर्मपाल सैनी, सेलम बरैया, वो लोग वहाँ पे पहुंचे थे। उनके इसमें शिक्षक रुद्र जो है और सुमति हल्का जो थे वहाँ पे, उनकी अगुवाई में उनको छोड़ा गया था। वहाँ पे उनको वहाँ से सर्रेम थाना लाया गया। सर्रेम थाना से जो बातागुड़ा थाना है, बातागुड़ा थाना उन्हें लाया जा रहा है। वहाँ से जो है इनको लेके सीधे रायपुर भेजा जाएगा, जहाँ पे इनकी पेशी होगी। उसके बाद सर आगे जो भी ये है चल रहा है। बता दूं आपको 5 दिन तक नक्सलियों के कब्जे में था हमारा एक जवान है, जिसे आज नक्सलियों ने छोड़ दिया है। इसमें जब हमारे पत्रकार जो साथी थे वो इनको वहां छुड़ाने के लिए गए थे। शहनवाज, अब सबसे बड़ा दबाव जिसे कह सकते हैं नक्सलियों पे किस चीज़ का पड़ा है, और जो रिहाई की गई है, जिस तरह से हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, बहुत खुशी है परिवार के लोगों में, एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं। लेकिन मैं अगर समझना चाहूँ कि शहनवाज सबसे बड़ा दबाव किसका, क्या सरकार का दबाव था या किस चीज़ का दबाव पड़ा जिसकी वजह से नक्सलियों को मजबूर होना पड़ा जवान को रिहा करने के लिए?
जी सर, जाहिर सी बात है सर कि सरकार की दबाव इसमें पड़ी थी और ऐसे भी पुलिस के पास और कोई कुछ एक भी नहीं था सर उनके पास, अगर हम कहना चाहें तो और कुछ जरिया नहीं था इनके हमारे जवान को रिहा करने के सिवाय, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे जवान पक्ष जो हमारे सरकार की दबाव उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही थी। शायद अगर हमारे जवान को तो किसी भी हालत में उनको छोड़ना था, अगर नहीं छोड़ा जाता इस पर सरकार ऐसे भी बहुत बड़ी कदम फैसला लिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि नक्सलियों को किस रास्ते में ले जाकर उन्हें खत्म किया जाए। ठीक है शहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें बीजापुर में जो नक्सली हमला हुआ उसको लेकर जवानों में भी आक्रोश है और जवान आर पार की मूड में भी साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस जवान को जिसे कह सकते हैं अपहरण किया गया था उसको छोड़ दिया नक्सलियों ने। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सर में गन्ना समिति द्वारा करीब 250 किसानों के गन्ना पर्ची बॉन्ड भर दिए जाने से नाराज क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने गन्ना समिति कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। किसानों ने आरोप लगाया कि समिति के कुछ अधिकारी कर्मचारी दबंग किस्म के किसानों के दबाव में आकर गलत तरीके से गन्ना पर्ची बॉन्ड भरने का काम कर रहे हैं, जिससे हजारों किसानों के सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है। वहीं किसानों के भारी हंगामे के बाद समिति के चेयरमैन जितेंद्र नागर और डॉक्टरों ने गन्ना बॉन्ड भरने की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। यहाँ समिति के दबाव देकर गन्ने पे बॉन्ड कराए, बॉन्ड अनियमित रूप से कराए गए, जो गलत तरीके से हो गया। बॉन्ड का तरीका होता है जब बेसिक कोटा काश्तकारों का पूरा हो जाए तब बॉन्ड भराए जाते हैं। कभी गन्ना जो बेसिक कोटा है वही पूरा नहीं होना, मिल पर छठा पकड़ा खत्म है, 7 आदमी लगभग 1/2 बेसिक कोटा लिया तो बॉन्ड का क्या औचित्य बैठता। तो जब आप समिति मिल वाला पूरे बेसिक कोटे को गन्ना को पीड़ से तो उसके बाद बॉन्ड करने का उचित बढ़े तभी बॉन्ड भराया गया। हम सब काश्तकारों यही मांगे कि बॉन्ड गलत तरीके से भरे, उन्हें बंद कराया जाए। गन्ना समिति के प्रबंध कमेटी के अस्तित्व को खत्म करके सहायक गन्ना महोदय आयुक्त डायरेक्ट आदेश कर रहे हैं, जबकि गन्ना नीति में स्पष्ट लिखा हुआ है गन्ना सप्लाई की व्यवस्था को प्रबंध कमेटी देखेगी। डीसीओ अपने कार्यालय में बैठ कर जो चाहे आदेश करे, उसका कोई मतलब नहीं है। सचिव सरकारी आदमी है, उसकी मजबूरी है उसके आदेश का पालन करना। ये बिल्कुल गलत हुआ है। जिन आदमियों ने 20-30 साल से अपने बेसिक कोटे मेंटेन कर रखे हैं, आज 5 रुपए कुंटल की वो कहेगा ये तो कोई बना लगा, तो फिर 20 साल से अपना बेसिक कोटा मेंटेन करने की क्या जरूरत है। जब चरखी में 400 होगा 400 बेच लेंगे, जब 200 होगा यहाँ बॉन्ड भरवा के अपना काम कर लेंगे। खबर देहरादून से, जहां उपनल कर्मचारियों का आंदोलन 46वें दिन भी लगातार जारी है। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक बार फिर कांग्रेस की ओर से उपनल कर्मचारियों के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन किया। वहीं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए धस्माना ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से उपनल कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार चाहे तो मामला सुलझा भी सकती है। कर्मचारी विरोधी है, नो वर्क नो पे वाला जो आदेश लागू कर सकते हैं। उपनल कर्मियों के मामले में जब चीफ सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं कि आप हैं कौन, आप हमारे कर्मचारी नहीं है, तो राज्य सरकार की नीयत के बारे में आप समझ सकते हैं। राज्य सरकार नौजवान विरोधी है, युवा विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है।
प्रदेश में 26% की दर से हम लोग पहले पायदान में है पूरे दुनिया देश में बेरोजगारी के मामले में। तो राज्य सरकार बेरोजगारों के खिलाफ है, इसलिए नहीं मान रही है इनकी बात। खबर डोईवाला से, जहां यूकेडी ने शराब ठेकों का विरोध करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और भनियालवाला के ठेकों को हटाए जाने की मांग की, तो रानी पोखरी से जॉली ग्रांड में खेलने जा रहे ठेके का विरोध भी स्थानीय लोगों ने और उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए जॉली ग्रांड क्षेत्र में ठेका ना खोले जाने की मांग की। वहीं महिलाओं ने कहा कि विरोध होने के बावजूद भी शासन प्रशासन पूरी तरह मौन है, जबकि भानियावाला ठेके के पास रिहायशी इलाकों होने के साथ साथ स्कूल और धार्मिक स्थल हैं। हम लोग वहाँ पे धरना दे रखा हमने पुलिस चौकी के ठीक सामने, और माननीय उप जिलाधिकारी को आज हमने ज्ञापन भी प्रेषित किया है। करीबन 4 दिन से हम उनके पास आ रहे हैं। आज मिले हम, वो वीआईपी ड्यूटी भी इतने व्यस्त है इस विधानसभा में कि सारे अधिकारी एयरपोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। आज करीबन 3 तारीख से आज एजेंट साहब हमें मिले, आज हमने ज्ञापन प्रेषित किया उनको, और इसकी प्रति हमने एक जिला आबकारी अधिकारी और कोतवाली डोईवाला के लिए भी प्रेषित की है। तो हमारी यही मांग है ग्रामीणों की, वहाँ पे 17 गाँवों की, भाई कि जो शराब का ठेका आप रानी पोखरी में था उसको वहीं पे रखा जाए और यथास्थिति बनाए रखे, ताकि हमारे क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग न हो। केंद्र सरकार ने भी साफ बोल रखा कि 500 मीटर की हाईवे से 500 मीटर की दूरी में वो होना चाहिए, शराब का ठेका होना चाहिए। बट 500 मीटर कौन सा 500 मीटर है वहाँ पे, ये तो बताओ। 150 मीटर भी नहीं है। स्कूल 2 स्कूल है, स्कूल है ना, 2 स्कूल है बगल में, 100 मीटर की दूरी में भी स्कूल नहीं है। अब वहाँ पे तुम लोगों ने शराब का ठेका खोल रखा। परेशानियाँ क्या होंगी इससे? परेशानियाँ क्या, बच्चों के लिए परेशानी होगी, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं। एक बात बताओ, जो बच्चे किशोरावस्था में जाते हैं ना, सबको पता है पढ़ाई सबने कर रखी है। जब 12वीं 10वीं 12वीं में जाते हैं, वही बच्चों की उम्र बिगड़ने की होती है। अगर बच्चे क्या स्कूल जा रहे हैं वहाँ से रेगुलर, तो वो क्या करेंगे, पैसे लेके जाएंगे बच्चों अपने माँ बाप से फीस के लिए, तो वहाँ से शराब पी लेंगे। कहाँ पड़े रहते हैं? क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हटना चाहिए। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लें। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना व 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उत्तराखंड प्रदेश में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। कुंभ मेले के चलते लोगों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, जिससे कोरोना महामारी फैलने का खतरा है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार उत्तराखंड सीमा पर बिना कोविड-19 किसी भी श्रद्धालु को उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सीमाओं पर पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इसमें लगातार कोरोना संक्रमित के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो गई है। इस वक्त उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेला चल रहा है
12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान होना है। इसी को देखते हुए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार आ रहे हैं। इस वक्त हम नारसन बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये नारसन बॉर्डर है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार जा रहे हैं। यहाँ उनकी चेकिंग आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। बिना कोविड टेस्ट जिनकी नेगेटिव है उनको ही जाने दिया जा रहा है और जिनकी नेगेटिव नहीं रिपोर्ट दिखाई जा रही है उनको वापस भेजा जा रहा है। अब दूसरी देखने वाली बात यह है कि जो रोडवेज की बसें जो विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड आ रही है उन्हें उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन पर बॉर्डर पर रुक जा रहा है, आगे नहीं जाने दिया रहा। इससे जो यात्री हैं वे पैदल ही अपने गंतव्य मार्ग पर जा रहे हैं। जिसको हरिद्वार या रुड़की जाना है यहाँ से पैदल ही जाना पड़ रहा है। कुछ व्हीकल की सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। के न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। देवों की धरती उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और बुधवार को उत्तराखंड में 1109 लोगों को कोरोना से संक्रमित रिपोर्ट आई, जिसके उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। जहाँ एक तरफ धर्मलिंगी हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन चल रहा है, वहीं जिस तरीके से धर्मलिंगी हरिद्वार में भी बुधवार को 321 लोगों को कोरोना संक्रमण से ग्रस्त रिपोर्ट आई है। इससे कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1286 हो गई है। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने कहा कि जो केंद्र और राज्य सरकार की SOP उसमें क्लियर कट है कि जो भी श्रद्धालु कुंभ नगरी हरिद्वार आए वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसमें कोविड-19 की रिपोर्ट को सबमिट करें। देखिए, जो SOP है उसमें क्लियर कट है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत ही आना है और जब रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको जो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट है RT-PCR वो भी डालनी है, क्योंकि ये SOP है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस बात के हमें डायरेक्शन से SOP का पालन कराया जाए, उसको हम लोग कराएं। हैं कि कोरोना एक बार फिर मुंह बाय जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मेरा सभी से अनुरोध है कि एक तो मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी का प्रयोग करें। हरिद्वार नगरी में कुंभ का आगाज भी हो चुका है, 1 अप्रैल से SOP जारी हो चुकी है। तो कोविड की गाइडलाइन का यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए सभी लोग जो है माँ गंगा में डुबकी लगाने आए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें यहाँ आने से पहले 72 घंटे की अपनी जो है नेगेटिव की रिपोर्ट वो साथ लेकर आए। खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आगामी 12 और 14 अप्रैल के शाही स्नान से पहले सभी सुरक्षा कर्मियों को ब्रीफ किया। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि शाही स्नान के दौरान हरिद्वार आने वाले संत श्रद्धालुओं से किसी भी प्रकार की भद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। DG ने कहा कि शाही स्नान के दौरान अत्यधिक भीड़ होने की दशा में श्रद्धालुओं को अच्छे से गंगा घाटों की तरफ भेजा ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी पेश न आए। कुंभ की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारे सामने है 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, तो उसके लिए हमने सबको तैयार किया है और आज हम उनको ब्रीफ करने आए हैं। जितनी भी फोर्स है हमारी, सिविल पुलिस है, आर्म्ड पुलिस है, PAC है, जो केंद्रीय सशस्त्र बल आए हैं, BSF, CRPF और होमगार्ड और PRD वगैरह, हम सभी को आज ब्रीफ करें कि जितने हमारे बहुत तरह की ड्यूटियाँ हैं, कहीं भीड़ प्रबंधन है, कहीं यातायात प्रबंधन है, कहीं पार्किंग है, कहीं घाट की व्यवस्था है, कहीं अखाड़ों और जुलूस की व्यवस्था है, तो सब उसके हिसाब से सब हमने जो है ये सब व्यवस्था की है। खबर नैनीताल से, जहां भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ ने क्षेत्रीय रोडवेज डिपो कार्यालय में महिला कर्मियों के उत्पीड़न और विवादित परिचालक के कार्यालय में बैठने से रोडवेज कार्यालय में चल रही अनियमितताओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों को कहना है कि निगम मुख्यालय के आदेशानुसार यहाँ एक और सभी कार्मिकों से पद के अनुरूप कार्य करने को कह रहे हैं। दूसरी ओर सहायक महाप्रबंधक भवाली लिप्का की कमी का हवाला देते हुए विवादित परिचालक को कार्यालय में बैठने का आदेश दिए। मुख्य मांग हमारे प्रबंध निदेशक के आदेशों का अनुपालन कराने की है। हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के अनुसार बिना किलोमीटर किए न तो किसी परिचालक का प्रमोशन हो सकता है और न ही कोई परिचालक ऑफिस में बैठ सकता है, लेकिन हमारे सहायक महाप्रबंधक द्वारा परिचालकों को ऑफिस में बिठाने का जो आदेश जारी किया गया है उसको निरस्त किए जाने की हमारी मांग है। खबर उत्तरकाशी से, चारधाम यात्रा के लिए कुछ समय ही बचा है और जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, तो शासन और जिला प्रशासन के सामने चारधाम यात्रा किस प्रकार से शुरू की जाए, बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु यात्रियों की टेस्टिंग हो, ये भी बड़ी चुनौती है। और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का कहना है कि चारधाम यात्रा हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यात्रा पर कई होटल व्यवसाय सहित अन्य व्यवसाय पूरी तरह से निर्भर है। और
और हमारे व्यापार के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे लिए, क्योंकि यमुना घाटी और गंगा घाटी में कई होटल, ढाबे, खच्चर आदि इस पर निर्भर रहते हैं। तो इसीलिए हम अभी सतर्कता बरत रहे हैं ताकि हमें उत्तरकाशी में कोई भी ऐसा केस का सर्ज न देखने को मिले, और जो एडवांस बुकिंग होती हैं या जो लोगों ने प्लान बना रखे हैं यानी कि उनका कोई प्लान ऐसा प्रभावित ना हो। और इसीलिए हम ये चाह रहे हैं कि कोविड का जो बिहेवियर है, जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको हम तत्काल टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट करते रहें। खबर उधम सिंह के सितारगंज से, जहां नगर पालिका बोर्ड की आपातकाल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों ने नगर पालिका के अपर अभियंता के स्थानांतरण को लेकर उत्तराखंड शासन के सचिव, निदेशक से जिले के आला अधिकारियों को पत्र भेजा। वह नगर पालिका बोर्ड के सदस्यों का कहना है कि पूर्व में भी नगर पालिका के अपर अभियंता के किसी अन्य नगर पालिका में स्थानांतरण करने को लेकर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर सहित शासन को पत्र भेजकर गुहार लगाई गई थी और जिलाधिकारी रंजन राजगुरु से मुलाकात करके भी अन्यत्र स्थानांतरण करने की बात की थी, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा बोर्ड की इस मांग को गंभीरता से नहीं लिया गया था। वो मेमोरेंडम कह सकते हैं, उसमें पूरे बोर्ड के हस्ताक्षर है, मेरे भी हस्ताक्षर है। मैंने मुख्य सचिव शहरी विकास उत्तराखंड को लिखा है और जिसकी कॉपी प्रतिलिपि मैंने डीएम और एसडीएम को भी करी है। दरअसल हमारा कहना उसमें यह है कि कल हमारे यहाँ एक घटना घट गई। एक ठेकेदार और हमारे यहाँ जो अवर अभियंता तैनात है राविंदर सिंह जी, उनमें आपस में किसी बात को लेकर जो है कि कहासुनी हो गई और उसमें दोनों की तरफ से जो है मुकदमे ऐसी जानकारी में आया कि दर्ज हो गए। तो हमारा कहना यह है कि पूर्व में भी हम जो है कि कई लेटर लिख चुके हैं कि राविंदर सिंह जी जो हमारे यहाँ अवर अभियंता है उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन जो है उसने हमारी बात को अनदेखा किया। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच